सभी साहित्य सुधी जनों को नमस्कार। और मित्रों, नरेश सक्सेना जी पर केंद्रित इस एकाग्र की 7वीं कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज इस कड़ी में हमसे बातचीत करने के लिए वरिष्ठ लेखक विनोद भारद्वाज जी उपस्थित हैं। मैं आप सभी की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, विनोद भारद्वाज भारत भूषण अग्रवाल संस्कृति पुरस्कार आदि कई महत्वपूर्ण पुरस्कारों से सम्मानित, कई निर्णायक मंडल में रहते आए हैं और साहित्य और पत्रकारिता में इनकी अपनी एक खास जगह है। विनोद भारद्वाज लखनऊ में ही पैदा हुए और वहीं से मनोविज्ञान में एमए किया। बहुत शुरुआती समय से ही विनोद भारद्वाज लखनऊ की साहित्यिक मंडली के साथ गहरे जुड़ गए। इतनी कम उम्र में वरिष्ठ रचनाकारों के बीच दोस्ती के स्तर पर अपनी जगह बनाना आसान नहीं है, मगर विनोद भारद्वाज इसे संभव करते हैं। और उन्हीं 17-18 वर्ष की उम्र में विनोद जी नरेश सक्सेना जी से भी मिलते हैं। तो इस बातचीत को हम वहीं से शुरू करेंगे कि विनोद जी की पहली भेंट नरेश सक्सेना जी से किस तरह होती है, उसके क्या संदर्भ होते हैं। और इस भेंट में दशकों की दोस्ती की इस चर्चा में लखनऊ का अपना एक साहित्यिक परिदृश्य भी हमारे सामने आ सकेगा, जहां हिंदी के कई दिग्गज लेखकगण रह रहे थे और जिनके बीच विनोद जी का, नरेश सक्सेना जी का उठना बैठना था। विनोद जी, एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत, और मैं निवेदन करता हूं कि कृपया अपना वक्तव्य आरंभ करें। आदरणीय विनोद भारद्वाज जी। शुक्रिया अर्पण जी। मैं आपके जन सुलभ कार्यक्रम में इतने अपनी यादों को कई बार सामने ला सका हूँ। कल जब मैं दिन में क्रिकेट मैच देख रहा था भारत और दक्षिण अफ्रीका का, तो वो बड़ा क्लोज मैच था। तो मेरे को आखिर में जाकर मैंने रात को मोबाइल खोला तो जन सुलभ की उस समय रिकॉर्डिंग सामने आ गई। तो पूर्वा नरेश से बातचीत आप कर रहे थे और अचानक मैं अपनी यादों की दुनिया में चला गया, क्योंकि एक बार मैं जब मंगलेश डबराल जनसत्ता में केबिन में बैठते थे, जिन दिनों इंडियन एक्सप्रेस बिल्डिंग में, एक बार मैं उनके यहाँ अपना कॉलम देने कभी कोई जाता था। वैसे भी दोस्त थे तो हम लोग आते थे साथी। तो मैं वहां गया तो पूर्वा नरेश वहां बैठी हुई थी और मैं उनको जानता उस तरह से नहीं था तब। तब मंगलेश जी ने परिचय कराया तो मुझे उनके व्यक्तित्व में विजय जो नरेश जी की पत्नी, जिनसे हम लोग का काफी मिलना जुलना रहा, तो उनकी छवि दिखी। और फिर कल जब मैंने आपका कार्यक्रम देखा तो मुझे फिर वो दिन याद आ गए जो जब मैं बहुत यंग था और लखनऊ की साहित्यिक दुनिया के बड़े बड़े दिग्गजों से एक तरह का काफी अच्छा संपर्क हो गया, जो कि किसी भी युवा लेखक के लिए बहुत दुर्लभ चीज है। क्योंकि कुंवर नारायण जैसे उन दिनों उनका आत्मजयी आ चुका था और एक बहुत जाने माने नाम थे, तो उनसे दोस्ती हो गई। नरेश सक्सेना जो कि हिंदी के उस समय काफी चर्चित युवा कवि थे, और उनसे मुलाकात हुई तो उनसे भी काफी संपर्क बन गया। कृष्णनारायण कक्कर लखनऊ के एक जमाने के बहुत बहुत चर्चित बुद्धिजीवी थे, जो अंग्रेजी पढ़ाते थे,
रघुवीर सहाय के दोस्त थे, कुंवरनारायण जी के भी दोस्त थे, उनसे हमारा परिचय हुआ। तो वो माहौल असल में अब मुझे आज याद आता है, तो क्योंकि लखनऊ शहर उन दिनों काफी सक्रिय था साहित्य में, और मुझे याद है कि यशपाल, भगवती चरण वर्मा और अमृतलाल नागर, ये जो त्रिमूर्ति थी उन दोनों सक्रिय थी। और कॉफी हाउस में यशपाल को हम लोग देखते थे बैठे हुए, आसपास मित्र मंडली, युवा लोग उनसे बात करते थे। नागर जी तो वहां नहीं आते थे, नागर जी अपनी दुनिया में रहते थे, और भगवती चरण वर्मा भी अपनी दुनिया में रहते थे। लेकिन एक बार सुरेंद्र तिवारी के घर पर एक साहित्यिक आयोजन हुआ था, जहां मुझे भी मतलब कविता पढ़ने के लिए कहा गया था। तो नागर जी ने एक बात कही थी जो मैं बहुत दिलचस्प थी। मैंने कहा कि नहीं नहीं, इस माहौल में मेरी कविता नहीं खपेगी। तो नागर जी वहां बोले, क्योंकि काफी भीड़ थी उसमें कमरे में, बोले, बच्चा, इस दुनिया में सब कुछ खप जाता है। तो वो एक दुनिया थी, और एक दूसरी दुनिया जिसमें कि हम प्रवेश करने चाह रहे थे। थोड़ी सी मुझे अपनी बैकग्राउंड बताऊं तो आपको समझ में आएगा कि कैसे नरेश जी से मेरा संपर्क हुआ। बैकग्राउंड ये थी कि मेरे पिता लाहौर से ट्रांसफर के बाद लखनऊ आ गए थे। वो बैंक में थे, और वो इंपीरियल बैंक में काम करते थे, जो बाद में स्टेट बैंक हो गया। तो हम लोग पंजाबी थे, लेकिन मेरा जन्म मतलब लखनऊ में ही हुआ। तो मैं पंजाबी कल्चर से जुड़ा था, लेकिन एक लखनऊ की दुनिया मेरे लिए अलग थी। और उस समय मुझे बाद में किसी ने बताया कि आपके पिताजी जब बैंक जाते थे, उन दिनों वो लखनऊ यूनिवर्सिटी के एरिया में रहते थे, तो पैदल जाते हुए वो शरद चंद्र की उपन्यास पढ़ते हुए जाते थे। तो ये बात मुझे बड़ा चकित की, क्योंकि मेरे घर में सिर्फ रविन्द्रनाथ टैगोर या शरद की किताबें होती थी, और कोई लेखन से संबंध नहीं था। तो मैं अचानक बहुत छोटी उम्र में लिखना शुरू कर दिया। मैंने शायद 14 साल में मैं अमृतलाल नागर के बेटे कुमुद नागर, उनके साथ मैंने एक कार्यक्रम किया नाटक का, और मेरे नाम से चेक नहीं बन सकता क्योंकि मैं 18 साल का नहीं हुआ था। तो मेरे बड़े भाई के नाम से चेक बना था। तो वो दुनिया से मैं अचानक एक कांजी कुब्ज कॉलेज, जो लखनऊ का कॉलेज था जहां मैं 11वीं 12वीं में पढ़ा था, वहां पर एक कार्यक्रम मैंने देखा जो कि मेरे दिमाग में आज भी याद है। वो था कि केदारनाथ सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, हरिशंकर परसाई, ये सारे नाम मंच पर थे, और मैंने इन सबको पहली बार सुना। भवानी प्रसाद मिश्र तो गीत फरोश कविता के कारण बहुत लोकप्रिय थे, और मैं अक्सर जब उनकी कविता पाठ हुआ तो उनको लखनऊ से दिल्ली की ट्रेन पकड़नी थी, उनकी ट्रेन का टाइम हो रहा था, वो भागते हुए गए, और हम सब लड़के उनके पीछे पीछे गए कि भाई साइन मतलब ऑटोग्राफ करा दीजिए, लेकिन वो ऑटोग्राफ हम नहीं करा पाए। तो उस तरह से उस दुनिया से संपर्क होते ही, अब मैं उस समय बहुत नौसिखिया था, कविता की दुनिया में भी या लेखन की दुनिया में भी। मैं बच्चों के लिए बहुत लिखा था मैंने, मुझे पराग और राजा भैया, उन सब नंदन में मेरी कहानियां छपी थी। लेकिन साहित्य की जो वयस्क दुनिया है, उसमें एक मैं बिल्कुल नया आदमी था, एक लड़का कहिए। तो उस दुनिया में जब मैंने प्रवेश किया तो बहुत दिलचस्प किस्म की मतलब एक मेरी ग्रोथ एक अजीब सी हुई कि मैं एक छोटी सी पत्रिका मैंने निकालने शुरू की वहाँ 11वीं क्लास में, उन्मेष नाम से, जो कि आज तो बहुत ही साधारण पत्रिका लगेगी, लेकिन तीसरा अंक उसका जब था, उसमें राजकमल चौधरी की कविताएं थी जो उन्होंने हमें भेजी थी। तब उन्मेष के दिनों में मेरा नरेश सक्सेना से परिचय हुआ। उनसे, क्योंकि नरेश सक्सेना उन दोनों काफी मतलब हैंडसम आदमी तो थे ही, और बिल्कुल उनका स्टाइल अलग था, और वो कविता का उनका जो प्रेम था वो अद्भुत था। ये तो मैं आज भी याद करता हूँ। तो नरेश सक्सेना का एक मुझे अक्सर एक बात मैंने कहीं पर लिखा भी है इस पर, कि वो एक बार बोले कि अरे भाई, ये जो कोई अच्छी कविता हम पढ़ते हैं तो उसको हमें कवि को एक आम का टोकरा भिजवा देना चाहिए। मतलब हमें इतना अच्छी कविता उसने पढ़ाई।
तो इस तरह का उनकी दुनिया थी। और वो फ्लूट तो प्ले करते थे और बहुत उनका मतलब काफी तरह की दुनिया थी उनकी। और उसमें अचानक एक मुझ जैसे युवक की दुनिया में आ जाने से एक मेरी अर्ली जो ग्रोथ हुई है उसमें उनका काफी योगदान है। और देखिए साहित्य की दुनिया के इतिहास में तो बहुत सी बातें होती रहती हैं, लेकिन नॉस्टैल्जिया की अगर हम बात करें तो नरेश जी और विजय, इन सबकी एक बहुत गहरी याद है। क्योंकि विजय एक बार तो बल्कि बॉम्बे में जब वो फिल्म डायरेक्शन का कोर्स कर रही थी 73 में, मैं नेपियन से रोड में इनके साथ उदयन शर्मा के साथ रहता था, जो कि बाद में रविवार के संपादक हो गए और फिर बाद में उनकी ब्रेन ट्यूमर से डेथ हो गई थी। तो उदयन शर्मा और मैं एक ही बहुत बढ़िया सरकारी फ्लैट में रहते थे नेपियन सी रोड पर, जहाँ से समुद्र दिखता था 5वीं मंजिल से। तो विजय ने कहा कि मैं 2-3 दिन के दिल्ली बॉम्बे आ रही हूँ, तो वो उन दोनों पूना में थी, तो क्या आप लोगों के साथ मैं रह सकती हूँ? मैंने कहा जरूर आइए, ऐसा क्या है। तो वो जो 2-3 दिन थे उसमें उदय, मतलब याद है मुझे, उदयन शर्मा तो इतना विजय की व्यक्तित्व से इतना प्रभावित था कि लगभग उसका व्यवहार, चूंकि नॉर्मली वो बहुत मतलब राजनीतिक किस्म की दुनिया की बातें करता था, लेकिन मैंने देखा कि उसमें काफी, फिर बाद में मुझे पुणे जाकर विजय ने एक पत्र भी लिखा था कि बड़ा अच्छा स्टे रहा। तो इसलिए कि वैसे मैं 1972 में जब नरेश और विजय की शादी हुई थी, तो एक चिट्ठी में मैं अभी पढ़ रहा था उनकी चिट्ठियों को, तो उसमें लिखा हुआ था कि तुम नहीं आए, जो लिस्ट में सबसे लोग थे जिनको आना था, तो वो मैं नहीं जा सका था उन दिनों, 72 की बात है ये। और पर जैसे बाद में भी बहुत मुलाकातें होती रहीं, और शादी से पहले भी जब वो लखनऊ आती थी तो उनसे मुलाकातें हुई थी। तो नरेश जो हैं वो एक काफी उदार व्यक्ति थे, उन दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, एक बिल्कुल यंग आदमी के लिए बड़ी बात होती है। और हम लोग, उनके कारण बहुत से लोगों से मेरा संपर्क बना। और यंग डेज में मतलब आपको देखिए, मैं कई बार ही कहता हूँ कि मैं, जैसे कुंवर नारायण से मेरी मित्रता बहुत गहरी हुई बाद में, लेकिन कुंवर नारायण को मैं कभी भी एक भक्त पाठक के रूप में नहीं मिलता था। नरेश सक्सेना को भी मैं कभी भक्त पाठक के रूप में नहीं मिलता था। हम लोग एक दोस्त के रूप में मिलते थे, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर संवाद हो सकता है, और चूंकि कुंवर नारायण जी के यहाँ लाइब्रेरी बहुत बड़ी थी, तो मैंने उनसे बहुत सीखा। उनके साथ तो मेरा संपर्क आखिर तक रहा। लेकिन नरेश सक्सेना का उन दिनों का जो 67 से लेके 72 तक का जो पीरियड है, उसमें तो काफी इम्पैक्ट था। बल्कि वो, चूंकि उनकी ट्रांसफर होती रहती थी, कभी वो झांसी में थे, कभी ललितपुर में, कभी कानपुर में, तो उनकी चिट्ठियों को मैं देख रहा था, उनकी डेट्स और उन जगहों से याद आया बहुत सी चीजें। लेकिन एक बार उन्होंने मुझे एक चिट्ठी बहुत दिलचस्प लिखी, क्योंकि इलाहाबाद के एक प्रभात नाम के कवि लेखक बहुत चर्चित थे, और वो काफी मतलब उनकी प्रतिभा जो है बाद में एक तरह से उसका एक अजीब ढंग से वो रास्ता पकड़ लिया। तो नरेश ने मुझे जो एक पत्र लिखा, ये मैं छोटा सा अंश उसका बताता हूँ। ये है पत्र, कानपुर से लिखा गया है 1968 में, मई महीने में। वो लिखते हैं, तुम्हारी तेजी मुझे अच्छी लगती है, सिर्फ एक हल्का सा डर उससे लगता है, जो मेरी शुभाकांक्षा को तुम्हारे लिए प्रेरित करता है। जिस हिसाब से तुम पढ़ लिख रहे हो, उससे तुम्हारी समझ और विवेक के प्रति मुझे आश्वस्त करना पड़ता है। सही अर्थों में कभी बिना विवेक के, बुद्धि कभी बिना विवेक के नहीं बढ़ती। लेकिन उसके बाद में वो लिखते हैं, प्रभात बहुत कम उम्र में बहुत प्रबुद्ध अतिरिक्त आत्मविश्वास में किसी को कुछ भी कह देता था। उससे उसकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ी। उसके गुणों ने कहीं उसे अतिरिक्त रूप से छील दिया था। तो एक तरह से उन्होंने मुझे वार्निंग दी थी
क्योंकि मैंने एक चिट्ठी में उनसे कुछ आर्ग्यू किया था, कुछ रचनाओं धर्मवीर भारती को लेकर और कुछ चीज़ों को। तो ये एक आपका जो निकट साहित्यिक मित्र आपको सलाह देता है, उस टोन को बताता है। आजकल तो खैर चिट्ठियों का ज़माना नहीं है, लेकिन उन दिनों तो चिट्ठियों का ज़माना था। और आरंभ लघु पत्रिका जिसमें नरेश, मैं और जय थे, तो उसके जो चिट्ठियां हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ा साहित्यिक दस्तावेज है। अगर उसको कोई उस किताब को अगर आज नए ढंग से देखे तो मैं समझता हूँ कि उस समय के साहित्यिक दौर का बहुत प्रमाणिक दस्तावेज है वो, क्योंकि उसमें धूमिल की चिट्ठियां हैं, उसमें दूधनाथ सिंह की चिट्ठियां हैं, उसमें ज्ञानदेव जी की चिट्ठी है, मतलब तमाम चर्चा, अशोक वाजपेयी की चिट्ठियां हैं, काफी लंबी लंबी चिट्ठियां हैं, और नरेश जी के कई पत्र हैं। तो ये जो दुनिया थी उन दिनों, मुझे लगता है कि वो आज उसको हम लोग मिस करते हैं। एक नॉस्टैल्जिया तो रहता ही है हर एक को अपने पास का, लेकिन वो एक दिन ऐसे थे जब जयकृष्ण के घर पर एक बहुत अद्भुत पार्टियां होती थी, और नरेश जी उसमें अपना संगीत तो खैर उनका था ही, ऑर्गन भी बजा लेते थे और फ्लूट भी बजा लेते थे। तो वो जो दुनिया थी, इसके अलावा उनकी कवियों से काफ़ी जान पहचान थी, मुलाकात थी, क्योंकि जबलपुर, इलाहाबाद, तो एक संपर्क में वो बराबर रहते थे। विनोद कुमार शुक्ल उनके बहुत प्रिय मित्र उस जमाने के थे, और उन्होंने मतलब वो भी काफ़ी अलग तरह के व्यक्ति थे। और एक बार तो उन्होंने आरंभ के 4 रुपया का चंदा मुझे डाक से मनी ऑर्डर करके भेज दिया। तो मैंने उनसे कहा भी कि आप कविताएं दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आपको तो कोई 4 रुपये भेजने की बात नहीं थी। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं चाहता हूँ कंट्रीब्यूट करना। तो वो दुनिया में एक, उस दुनिया से हम लोग आए। अब नरेश जी चूंकि वो इंजीनियर थे और उनका बैकग्राउंड जरा साइंटिफिक भी था, तो वो उसको उस दुनिया से भी उन्होंने बहुत कुछ किया। उनका फिल्म, बल्कि उन्होंने मुझे एक चिट्ठी में लिखा है, जब विजय को एडमिशन मिला वहाँ पर पूना में FTI में, तो उन्होंने मुझे लिखा है कि तुम भी फिल्म की ये कोर्स ज्वाइन कर लो, क्योंकि इसमें स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। क्योंकि उन दिनों मैं अपने जॉब को लेके बहुत सर्टेन नहीं था, क्योंकि रघुवीर साहब मुझे जब मिले, जब उनका आत्महत्या के वर्ष आया था, तो छपके ही आया था, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा आप दिनमान ज्वाइन कर लीजिए। तो मैं दिनमान जाना चाह रहा था, लेकिन उन दोनों दिनमान सीधे जा नहीं सकते थे। तो उस दौर में मैंने देखा कि एक जो होता ना कविता का एक सच्चा अनुरागी, वो नरेश खुद तो एक अच्छी कविताएं लिखते ही थे, और उन वो लेकिन जो अनुराग है वो साहित्य का, उसके प्रति जो एक अलग तरह का प्रेम है, वो काफी था। और अब हम लोगों में बहसें भी होती थी, क्योंकि हमारा ग्रुप था, उसमें जयकृष्ण तो बहुत जाने माने चित्रकार थे, नरेश और जय शायद एक ही उम्र के हैं, नरेश मुझसे करीब 9 साल बड़े हैं। तो उससे ये है कि वो दुनिया, आज मुझे लगता है कि उस दुनिया को हम याद करते हैं तो दूसरे ढंग से याद करते हैं, लेकिन उस वक्त मैंने अपनी निजी जीवन में देखा, क्योंकि मैं एक पंजाबी परिवार का था, और मुझे लगता था कि हिंदी के साहित्य की दुनिया में मैं अपने को पिछड़ा हुआ सा समझता था। इस पर मैं लिख भी चुका हूँ अपनी यादनामा किताब में। तो उसमें मैंने इस बात का जिक्र किया है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि हम अपनी पंजाबियत को अंदर छिपाते थे। हमें लगता था ये जो उर्दू और अवध की कल्चर है, क्योंकि कृष्णनारायण कक्कड़ जो हैं वो असल में युवा लोगों से काफी संपर्क में रहते थे, और मैं भी उनके मतलब उनकी बैठकों में उनके घर पर काफी जाता था, केसर बाग में उनका घर था। और कक्कड़ जी एक अनोखे व्यक्ति थे, जिन पर शायद एक बहुत अच्छी जीवनी लिखी जानी चाहिए। वैसे तो विष्णु कुटी कोवनान के घर पे ही एक किताब होनी चाहिए, वो मैं पहले भी कह चुका हूँ आपके कार्यक्रम में। लेकिन ये दुनियाएं ऐसी हैं जिसमें कि आज सब कुछ भूल जाएंगे लोग। अब तो चिट्ठियां भी लोग कई बार तो घरों में वो रद्दी का शिकार हो जाती हैं। तो इसीलिए मुझे लगा कि जो कुछ मेरे पास है
अब जैसे मुझे अचानक ये तस्वीर मिल गई नरेश की, जो मेरे घर में एक कोई पार्टी हुई थी छोटी सी मेरे दोस्तों की, उसमें उन्होंने फ्लूट बजाई थी, जिसको अभी आलोक धनवा ने कहा भी उसको देख करके, मतलब सबको बड़ा अच्छा लगा उस तस्वीर को देखकर, क्योंकि वो एक दुनिया ऐसी है जिसमें अब यंग डेज की दुनिया है। एक बार हम लोग पटना गए थे अखिल भारतीय बुद्धिजीवी सम्मेलन में, वो कर्पूरी ठाकुर ने आयोजित किया था, और हमको चूंकि अशोक सक्सेरिया और मैं और नरेश हम लोग गए थे पटना में, तो पहली बार पटना गया था। और जब मंच पे हम लोग को बिठाया गया तो कमलेश जी भी थे, और मेरी चप्पल खो गई, तो कमलेश जी मुझे फिर चप्पल खरीदवाने ले गए। तो उसमें आलोक धनवा से मेरी मुलाकात तब पहली बार हुई थी। वो मेरी उम्र के थे, और आलोक तो उन दिनों काफी 18-19 साल की उम्र में चर्चित हो गए थे। तो वो जो दुनिया थी उसमें अब इतने साथ कई चीजें जुड़ी हुई हैं, और खासतौर पर विजय भी, उनके साथ बात करना एक बहुत, मुझे तो उसकी बहुत मिस करता हूँ उस तरह की बातचीत को। और वो जिस तरह से बात करती थी, वो उनका जो दिमाग को दमाग कहना मुझे काफी अट्रैक्ट करता था उन दिनों। और एक बार सिल्वर ओक में शादी से पहले वहाँ एक रेस्तरा था, नरेश जी और वो और मैं गए थे, तो उसमें काफी दिलचस्प संवाद हुआ था नरेश का और विजय का, क्योंकि तब उनकी शादी अभी हुई नहीं थी, वो तैयार थे। वैसे तो लखनऊ में ये भी कहा जाता था कि श्रीलाल शुक्ल उनको अपना दामाद बनाना चाहते थे, और कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि उनका व्यक्तित्व बहुत था और वो एक अच्छी नौकरी भी कर रहे थे। तो इस तरह की दुनिया थी। अब आप बताइए अर्पण जी। बिल्कुल आप मित्रों, बोलते रहा कीजिए कुछ। हम देख रहे हैं कि किस तरह विनोद भारद्वाज जी लखनऊ के उन दिनों की स्मृतियों को हमसे साझा कर रहे हैं, और साहित्यिक दुनिया में सभी लोग इस बात को मानते हैं कि किस तरह विनोद भारद्वाज और नरेश सक्सेना जी लगातार अपनी सक्रियता को बनाए हुए हैं। विनोद जी जहां कविता, कहानी, उपन्यास, फिल्म समीक्षा, कला समीक्षा आदि से जुड़ते हैं, वहीं नरेश सक्सेना जी कविताओं के साथ साथ नाटक लिखते हैं, नाटकों का मंचन होता है, धारावाहिकों से भी जुड़ते हैं, धारावाहिक बनाते हैं, कुछ फिल्में बनाते हैं, और कई अन्य दक्षताओं के बीच अपनी सक्रियता को कहीं न कहीं आगे बढ़ाते रहते हैं। ऐसे में दशकों पुरानी इस दोस्ती के कुछ रंग हम तक आ रहे हैं, यह हमारे लिए सुखद है, और तमाम मित्रगण जुड़े हुए हैं। मैं उन सभी का इस अवसर पर हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि वे लोग लगातार इस श्रृंखला को पसंद कर रहे हैं। सोनम तोमर जी, पीयूष ठक्कर जी, जितेश्वरी साहू जी, बाल कीर्ति, सुमित शर्मा, अंशुमति, महादेवी वर्मा सृजन पीठ, विजयपाल, आशीष कुमार शॉ, राजेश्वरी, शुभम सिंह चौहान, पद्मा त्रिपाठी, श्वेतांक सिंह, संजीव बख्शी जी और तमाम मित्रगण जुड़े हुए हैं। मित्रों, इस तरह के एकाग्र का यही उद्देश्य है कि समय के प्रवाह में कई चीजें, कई ऐसी मूल्यवान मूल्य या मूल्यवान घटनाएं, प्रसंग, दोस्तियां जो हैं, हम उन्हें वापस अपने बीच ला सकें, उन घटनाओं को, उन विभूतियों के कार्यों को कुछ और बेहतर रूप में समझ सकें। और जब हमारे साथ विनोद भारद्वाज, नरेश सक्सेना और दूसरे तमाम वरिष्ठ लोग आकर के उस काल को जीवंत करते हैं, तब
साहित्य का इतिहास हो, फिल्म का इतिहास हो, कला का इतिहास हो, हम बखूबी उन अलग अलग कालखंडों से परिचित होते हैं। कोई और ऐसी बात इस अवसर पर याद आ रही हो विनोद जी, जब आप लखनऊ छोड़ते हैं 24 वर्ष की उम्र में, फिर भी आप बीच बीच में वहां जाते हैं और भेंट मुलाकातें अलग अलग अवसरों पर भी होती हैं, तो और कुछ इस तरह की कुछ यादें अभी आ रही हो तो कृपया साझा करें। असल में एक मैं जो लखनऊ में जब पढ़ता था, तो मुझ पर जिसको सबसे ज्यादा असर ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी का हुआ था, क्योंकि उस लाइब्रेरी में इनकाउंटर, लंदन मैगजीन, साइट एंड साउंड स्टूडियो, इन पत्रिकाओं से मैंने बहुत सीखा। बल्कि बहुत सी चीजें तो मैं कॉपी भी कर लेता था डिजाइन की। जैसे लंदन मैगजीन में पोइट्री छपती थी, एक नीचे लाइन रहती थी लेखक के नाम के आगे, कवि के नाम के आगे। तो मैं कई बार उसके आरंभ में हम लोगों ने उसकी लाइन को उसी तरह से देना शुरू किया था जो लंदन मैगजीन में होती थी। अब जयकृष्ण चूंकि एक बहुत नामी प्रिंट मेकर थे और लिनो कट पर उनका काफी जबरदस्त काम था, और वो ऐसे करते थे कि लोग आश्चर्य में रह जाते थे। मुझे एक बार कलकत्ता के एक लेखक कवि आए, वो उन्होंने मुझे चिट्ठी लिखी कि मैं आपको स्टेशन पे मिलना चाह रहा हूँ, मैं कलकत्ता से आगे जा रहा हूँ, तो लखनऊ में रुकूंगा। तो मैं उनसे मिलने गया, तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे ये बताइए कि आप लोग का इतना पैसा कहाँ से आ रहा है कि आप 6-6 रंग के, 5-5 रंग के कवर छाप रहे हैं एक लघु पत्रिका के। तो मैंने उनको बताया कि जयकृष्ण जो है वो लिनो कट पर वो सारे कवर बना रहे हैं जो उन्होंने अंक देखा था, और वो ट्रेडल मशीन पे नक्काश की एक पुरानी मशीन में जाकर वो खड़े होकर के एक एक प्रिंट को देखते थे। और उनके घर की पार्टियों का भी एक बहुत अलग एक वो था, उसमें तरह तरह के, मतलब हम सब लोगों का ग्रुप था जिसमें यंग लोग थे, दूसरे लोग जो हेल्प करते थे। तो उस जयकृष्ण के घर पर ही काफी कुछ लिखा जा सकता है, उनके कॉलेज पर, कक्कड़ जी के केसर बाग की उनके घर पर। और विष्णु कुटी तो खैर एक अद्भुत जगह थी। मेरा ख्याल है कि उसका इतिहास तो लिखा जाना चाहिए, क्योंकि वो इतिहास बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ पर बिरजू महाराज, अमीर खान साहब, और क्या नहीं होता था, जसराज, मैंने अपने समय में देखा है उनके घर में कितनी कितनी बैठकों को। तो वो दुनियाएं कहाँ आज मिलेंगी आपको कि एक लेकिन अफसोस यह है कि हमारे यहाँ बिल्कुल भी दस्तावेजी काम नहीं होता है। हर एक के बारे में किताब भी अगर जीवनी लिखी जाएगी तो उसमें सत्य तो लिखे ही नहीं जाएंगे, आधे सत्य तो छिपा लिए जाते हैं, चाहे परिवार का दबाव हो, चाहे दूसरी बातें हों। लेकिन आप देखिए पश्चिम में जो जीवनियां लिखी जाती हैं उनमें इसीलिए दम है, क्योंकि वो इस तरह के दबावों में से नहीं लिखी जाती हैं। तथ्यों को सामने लाना चाहिए और एक आने वाले दिनों के लिए हिस्ट्री को रखना चाहिए। खुद नरेश जी मतलब, क्योंकि मैं, आप देखिए अब यादों में तो हर चीज तो आपको ठीक ठीक ढंग से याद नहीं रहती मेमोरी में, लेकिन वो अपने ढंग से वो आती रहती है। लेकिन एक क्योंकि वो तो उस समय के काफी अच्छे युवा नामों में थे और मुझसे काफी सीनियर थे, लेकिन कभी ऐसा नहीं था, वो दोस्ती का ही भाव बना रहता था। और हम लोग जब बैठकें होती थी, विवाद होते थे, चीजें बहुत, ऐसा तो है नहीं कि अब यंग लोगों को लगता है कि भाई हम जो हैं, अब वो हिंदी की साहित्यिक दुनिया तो अजीब है ना, वो तमाम तरह के अटकलें हैं। और इलाहाबाद की पत्रिका में अजय सिंह कुछ लिख रहे हैं, वो कुछ लिख रहा है, ये खोज हो रही है कि आरंभ का संपादक कौन है। कृष्णान कक्कड़ को भी संपादक घोषित कर दिया गया। लेकिन मैं इन विवादों को आज अर्थहीन मानता हूँ, क्योंकि कारण ये है कि वो एक ग्रुप की पत्रिका थी जिसमें सब लोग, मतलब वो कला कविता की वैसी पत्रिका तो बाद में भी नहीं निकली है। उसका मुख्य कारण जय की कारण था, क्योंकि वो उस काम में बड़ा समय देता था और अच्छे अच्छे कवर हम छाप सके। लेकिन मैं यहाँ नहीं है, मैं तो मानता हूँ कि भाई नरेश अगर मतलब एक वरिष्ठ थे और उनका हमारे लिए साथ सबसे इम्पोर्टेंट था।
तो उनका एक बड़ा योगदान है ही उसमें। इसमें ये इसको लेकर कोई विवाद तो होना ही नहीं चाहिए। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आज हम उस पास को दूसरे ढंग से भी देखना चाहते हैं। कम से कम मुझे लगता है कि चाहे वो लखनऊ की एक छोटी सी दुकान थी चेतना, उसकी भी एक इतिहास है। वो जो उसका दिलीप विश्वास नाम का कम्युनिस्ट जो वहाँ बैठता था, वो हमेशा मुझे कहता था कि तुम हमेशा उन किताबों को भी खरीदते हो जो पुराने कम्युनिस्ट जिन्होंने कम्युनिज्म छोड़ दिया है। तो बेनबोज होता था, कॉफी हाउस, और दूसरा जो मतलब कई जगह ऐसी थी, वीर राजा चलाते थे एक, और मेफेयर की कल्चर अलग थी, राम अडवाणी की कल्चर अलग थी। मुझे लगता है कि इस पर अच्छी किताब कोई लिखी जानी चाहिए। उसमें हम सब लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। नरेश लिख सकते हैं बहुत सी चीजें उनकी जो अपने ढंग से उन्होंने देखी हैं, क्योंकि वो तो लंबे समय तक लखनऊ के, तो वो तो लखनऊ में ही बस गए हैं, तो उनकी यादें तो बहुत हैं। वो तो कुंवर नारायण जी के घर के पीछे एक एनेक्सी थी जिसमें कि एक लंबे समय तक नरेश भी रहे हैं और जयकृष्ण भी रहे हैं। तो वो विष्णु कुटी की बहुत सी चीजों पर तो ये लोग लिख सकते हैं या उन यादों को समझ सकते हैं। मुझे लगता है कि आज जरूरत ये है कि हम अपने इतिहास को याद करें, और जो लोग जीवित हैं या जो दस्तावेज मौजूद हैं उसके आधार पे उन चीजों को लिखा जाए प्रामाणिक ढंग से। वो नहीं साहित्यिक जो छुटभैया जो राजनीति है वो नहीं आनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है अर्पण जी। मित्रों, हम लोग देख रहे हैं कि इस बातचीत में विनोद भारद्वाज जी नरेश सक्सेना जी के साथ के अपने संबंधों के बहाने कई और महत्वपूर्ण मुद्दों की ओर इशारा कर रहे हैं जिसकी जरूरत है, और जिस तरह की निरपेक्षता साहित्य में अपेक्षित है, और जो घर या जो जगह या जो शहर साहित्यिक गहमा गहमी के केंद्र रहे और जो लोग उनसे जुड़े रहे, उन लोगों को उन पर किसी न किसी रूप में अपनी राय, अपनी यादें रखनी चाहिए। हमारी कोशिश इस एकाग्र के माध्यम से भी यही है कि इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर हम तमाम अनुशासन के लोगों को ला करके कम से कम यथासंभव उन स्मृतियों को तरोताजा रख सकें, और हम स्वयं भी कहीं ना कहीं उससे लाभान्वित हो सकें। हम हर शहर में नहीं जा सकते, हम हर शहर में नहीं रह सकते। हम अपने जन्म से पीछे लौटे तो कैसे लौटे, तो उसका तो सीधा उत्तर यही है कि जो हमारे वरिष्ठ हैं हम उनकी संगति में रहें, हम उनके साथ का लाभ लें, उनके अनुभवों को, उनकी स्मृतियों को बार बार सुने। और यह सुनना, यह बातचीत दोनों ही तरीकों से संभव है, इस तरह की प्रत्यक्ष बातचीत में भी और इन लोगों के द्वारा लिखी गई किताबों से गुजरते हुए भी। अभी कुछ दिन पूर्व ही विनोद भारद्वाज जी ने दो बड़े प्यारे चित्र अपने फेसबुक के वॉल पर लगाए, और जिसमें नरेश सक्सेना जी बांसुरी बजा रहे हैं। वह एक बेहद प्यारा चित्र है, और एक और चित्र जिसमें विनोद भारद्वाज जी, नरेश सक्सेना जी और जयकृष्ण अग्रवाल जी साथ हैं। मित्रों, इन दोनों चित्रों को हमने यहाँ पर रखा भी है, और कार्ड जो हमने बनाया इस कार्यक्रम का उसमें भी उसको जगह दी है। मैं कोशिश करता हूं कि अन्यत्र किसी और तरीके से भी उन चित्रों को यहाँ पर दिखाया जा सके। इस अवसर पर कई महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर इशारा किया विनोद जी ने। कोई और ऐसी बात जो याद आ रही हो विनोद जी तो कहें, और फिर हम लोग इस बातचीत को समाप्त करेंगे।
कुछ विनोद। कुछ टिप्पणियां दिख रही हैं, मैं तो नहीं पढ़ पाया, लेकिन अगर कोई सवाल तो नहीं है उसमें? मैं कुछ टिप्पणियों को यहाँ पर ले लेता हूँ, हालांकि अधिकांश टिप्पणियां जो हैं हमने स्क्रीन पर रखी हैं। बाल कीर्ति जी लगातार जुड़ी हुई हैं, और संजीव बख्शी जी जुड़े हुए हैं। नहीं नहीं, किसी ने कुछ पूछा तो नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूँ। नहीं, सवाल तो नहीं है, मगर इस बातचीत से संबंधित जो है कुछ टिप्पणियां हैं। और मित्रों, एक चीज मैं और कहूंगा कि मैं अभी चाह रहा था कि उन चित्रों को दिखाऊं, लेकिन किसी कारण से वह संभव नहीं हो रहा है। मैं वो एक बार चित्र और तो कोशिश। आपके कार्ड पे ही हैं, वो तो देखे ही जा सकते हैं। आपके तो कार्ड पे आपकी जो वॉल है आप। जन सुलभ की, उसके वॉल में चित्र हैं वो। हाँ, मैं यह असल में कहना चाह रहा ये जो हमारे यहाँ जो तस्वीरें पुरानी हैं या जो चीजें हैं, उन चीजों को संभालने की जरूरत है। आज डिजिटलाइजेशन है संभव। अब वही मैं कह रहा हूँ कि विष्णु कुटी के लिए, इसीलिए मुझे बराबर अपूर्व भी से भी मेरी कई बार बात हुई, और अपूर्व नारायण भी जो कुंवर जी के बेटे, वो काफी इस बात को दुखी हो जाते हैं कि विष्णु कुटी के कोई उनके पास इतिहास नहीं है। और वो इतिहास जो है, मैंने चूंकि उन दिनों में काफी समय कुंवर जी के यहाँ बिताया करता था, उनके दिन भर उनके स्टूडियो में जो नीचे एक होता था उसमें रहता था, तो मैंने वहाँ वो रिकॉर्डिंग भी सुनी है। बिरजू महाराज की बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग मैंने सुनी है। रघुवीर सहाय का दे दिया जाता हूँ का अद्भुत पाठ, अज्ञे जी का मतलब असाध्य वीणा का पाठ, ये सारी चीजें हम लोग वहाँ सुनते थे। और मैंने आमिर खान साहब की तो क्या रिकॉर्डिंग बाद में आ भी गई, जैसे उनका हंस धोनी की एक बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग थी उनके पास। तो वो सारी चीजें उनके बारे में अभी भी आज भारती जी, कुंवर जी की पत्नी, वो बहुत कुछ बता सकती हैं। तो जो लोग जीवित हैं, जिनके पास यादें हैं, जिनकी स्मृतियां नहीं गड़बड़ हुई हैं, तो मुझे लगता है कि सारे शहरों के, इलाहाबाद की तो बहुत रिच संस्कृति है, या बनारस की है, लखनऊ की भी है, लेकिन लखनऊ का अंदाज अलग है, बनारस का अलग है। तो लखनऊ की दुनिया को, कम से कम जिस दौर को मैं जानता हूँ, लेकिन उससे पहले और भी दौर थे अलग अलग। कभी वहाँ कॉफी हाउस में कौन मजाक बैठ रहा है, कोई मतलब एक कॉफी हाउस की कल्चर हर शहर की उन दिनों, चाहे वो इलाहाबाद हो तो दिल्ली हो, इन सब की एक कल्चर थी। तो मुझे लगता है कि इन चीजों को आज जरूरत है कि उनको, जो लोग जीवित हैं, उनसे बजाय एक साहित्यिक राजनीतिक एक मार धाड़ के से ऊपर उन चीजों को रिकॉर्ड करना चाहिए। अब मान लीजिए, मैं तो खैर, क्योंकि मैंने जो ब्रिटिश काउंसिल जिससे सीखा, वो तो आज वहाँ है ही नहीं। तो मैं सोचता हूँ कि जो युवा आज पढ़ रहा है, ठीक है उसके पास इंटरनेट है, लेकिन वो दुनिया थी उन दिनों। आप देखिए, मुझे एक संस्मरण याद है उन्हीं दिनों का, जब कमलेश जी आए, वहाँ दिल्ली जा रहे थे, उनको सारा दिन मैं उनके साथ घूम रहा था, और वो मुझसे बोले कि भाई 20 रुपए आप आरंभ के लिए ले लीजिए। तो मैंने कहा कि 20 रुपए आरंभ के लिए आप क्यों दे रहे हैं, आपने कविताएं दी हैं और आप रखिए अपने पास। बोले नहीं नहीं, आप रखिए। और दिन भर वो किताबें खरीदते रहे, और किताबों को खरीदने के लिए बहुत शौकीन थे। और आखिर में जब रात को उनको ट्रेन पे चढ़ना था 9 बजे की, तो मैं उनको वहां छोड़ कर आने वाला था कि अचानक उन्होंने कहा, विनोद जी जरा आएंगे? मैंने कहा हाँ बताएं। तो बोले आप मुझे 20 रुपए वापस कर दीजिए क्योंकि मेरा सारा किताबें खर्च मैंने कर ली, मेरे पास पैसा नहीं है। तो मैंने कहा कि मैं तो आपको शुरू से ही कह रहा था। तो वो दुनिया में आपको जैसे बताया कि विनोद शुक्ल आपको 4 रुपए का मनी ऑर्डर भेज रहे हैं, आज ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। आप सोचिए कि एक लघु पत्रिका को कैसे लोग, उसका कारण ये था कि देखिए, अब वो संयोग थे बहुत से, तो संयोग भी था धूमिल से, जैसे परिचय धूमिल का, अच्छे कविताओं का मिल जाना, और हर आदमी एफर्ट करता था। नरेश जी के उसमें सिग्निफिकेंट एफर्ट से बहुत सी चीजें मिलती थी। कुछ संयोग ऐसा हुआ कि रघुवीर साहब तो किसी को कविता देते ही नहीं थे, लेकिन वो मेरी उनसे दोस्ती हो गई लखनऊ में, जब अपने वो भाई की शादी में आए। तो मैं जब उनके ऑफिस गया कविता के लिए, उनके पीछे पड़ गया कि जब तक आप कविता मुझे नहीं देंगे, मैं आपको मतलब
वो करूंगा, मतलब मैं जाऊंगा नहीं कमरे से। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी कविता थी, जानना था जानना तो, जो हस्तलिखित मेरे पास आज भी रखी हुई है। तो इस तरह से श्रीकांत वर्मा, ये सब लोग जो है उन दोनों, देखिए इसीलिए कमलेश्वर ने एक दूसरे नाम से सारिका में एक लंबी टिप्पणी लिखी थी, बड़े लेखकों की छोटी पत्रिका। क्योंकि उसमें अब देखिए, कोई लिटरेरी मैगजीन का मतलब ये थोड़ी कि बड़ा लेखक उसमें वंचित है, युवा लेखक भी बहुत से आए थे उसमें, उसके माध्यम से। लेकिन क्वेश्चन ये, वीरेंद्र डंगवाल की सबसे इम्पोर्टेंट कविता आरंभ में ही छपी थी, भूगोल रहित। उन दोनों वो बिल्कुल, दूधनाथ सिंह ने मुझे बहुत से लोगों की कविताएं भेजी। तो वो एक मिला जुला एफर्ट था, जो कि इसलिए सिग्निफिकेंट हो गया कि उसमें कई बड़े नाम उनके छपते थे, और वो उनसे कविताएं वैसे लेना बहुत मुश्किल था। तो इन चीजों को उन चिट्ठियों के माध्यम से समझा जा सकता है। और मुझे लगता है कि हम तो, मैं नहीं कोई क्लेम कर रहा कि मेरा योगदान बड़ा था, मुझे तो लगता है कि सबका योगदान एक सम्मिलित था, और उसके कुछ के नतीजे बहुत अच्छे निकले, और उससे वो पत्रिका का इतिहास बना। और नरेश जी के प्रति मेरे मन में कभी भी वो हमेशा आदर, और बल्कि आदर क्या, तो हम लोग तो एक दोस्त की तरह बात करते थे, बहस भी करते थे। लेकिन जैसा होता है कि दुनियाएं बदल जाती हैं, मेरी दुनिया बहुत ज़्यादा, मैं अपने आप को इतना ज़्यादा कई दुनियाओं में फंसा रखा है। तो अब आज वो अचानक, जैसा मैंने शुरू में कहा कि कल पूर्वा नरेश को थोड़ी देर सुनकर मुझे ये लगा कि अरे, मुझे भी इन दिनों को याद करना चाहिए। वैसे तो अर्पण कुमार मुझे कई बार कई लोगों पर बोलने के लिए फोर्स करते, तब भी नहीं मैं बोलता हूँ। मैंने ही उनको खुद कहा कि नहीं, मैं नरेश जी के उन दिनों के बारे में बोलना चाहूंगा। जी, शुक्रिया विनोद जी, समय निकालने के लिए और यहाँ इस एकाग्र में शामिल होने के लिए। मित्रों, एक बेहद प्यारा चित्र नरेश सक्सेना जी की युवावस्था के दिनों का, जिसे आपने कार्ड पर देखा, जहां वे बांसुरी बजा रहे हैं। और उनके बांसुरी बजाने और माउथ ऑर्गन बजाने की बात हमने कई वक्ताओं से सुनी, आज भी सुनी। एक कविता है उनकी, बांसुरी शीर्षक से। मुझे लगता है कि इस अवसर पर उस कविता को भी यहाँ पर आप लोगों के बीच रखा जाए। तो मैं नरेश सक्सेना जी की वह कविता बांसुरी का पाठ करता हूं आप लोगों के लिए। स्वयं एक बांसुरी वादक बांसुरी के बारे में क्या लिखता है और कैसे उसे एक कविता का रूप देता है, इसे देखिए। एक बेहद प्यारी कविता, बांसुरी, नरेश सक्सेना। बांसुरी के इतिहास में उन कीड़ों का कोई जिक्र नहीं जिन्होंने भूख मिटाने के लिए बांसों में छेद कर दिए। बांसुरी के इतिहास में उन कीड़ों का कोई जिक्र नहीं जिन्होंने भूख मिटाने के लिए बांसों में छेद कर दिए थे। और जब जब हवा उन छेदों से गुजरती तो बांसों का रोना सुनाई देता। कीड़ों को तो पता ही नहीं था कि वे संगीत के इतिहास में हस्तक्षेप कर रहे हैं, और एक ऐसे वाद्य का आविष्कार जिसमें बजाने वाले की सांसें बजती। मैंने कभी लिखा था कि बांसुरी में सांस नहीं बजती। मैंने कभी लिखा था कि बांसुरी में सांस नहीं बजती, बांस नहीं बजता, बजाने वाला बजता। अब जब जब बजाता हूं बांसुरी, तो राग चाहे जो हो, उसमें फोड़ों की भूख और बांसों का रोना भी सुनाई देता है। उसमें बांसों का रोना भी सुनाई देता है। तो कैसे कविता शुरुआत से लेकर अंत तक बढ़ती है और हमें किन कोमल जगहों पर लाकर छोड़ती है, कैसे हमारे साथ अपना एक
तादाद में स्थापित करती है, इसे हम देख सकते हैं। इसमें नरेश सक्सेना जी का जो अपना कवि का शिल्प है वह भी उजागर है। कोई और ऐसी बात जाते जाते विनोद जी, कोई कंक्लूडिंग रिमार्क, और उसके बाद नहीं फिर नहीं, हम लोग। मेरे पास अगर वो आरंभ का अंक होता तो मैं कुछ कविताएं जो उसमें पहले अंक में छपी थी भूख अकाल को लेकर पढ़ता, लेकिन इस समय वो ढूंढना पड़ेगा। तो जी आपने जी अच्छा किया, आपने बांसुरी कविता पढ़ी। जी और जी मेरा ख्याल है कि नरेश जी तो काफी कई तरह के कार्यक्रम बाद में करना चाह रहे थे, कविताओं की रिकॉर्डिंग के कुछ किए भी, कुछ चीजें उन्होंने। अब वह उस तरह के काम जो उनके महत्वपूर्ण काम हैं, तो उसको ये क्या कह रही हैं बाल कीर्ति, सांस नहीं बजती, बांस नहीं बजता, बजाने वाला बजता है वाह। तो आपकी आवाज नहीं आ रही। जी, मैं कह रहा हूँ कविता की पंक्ति को उद्धृत कर रही हैं। हाँ हाँ, नहीं वो मुझे लगा कोई और टिप्पणी है। तो एक रोचक बातचीत रही विनोद जी आपके माध्यम से, और नरेश सक्सेना जी से बात हो रही थी, बता रहे थे वे कि किस तरह उनकी बनाई फिल्मों में जहां जहां बांसुरी वादन आया है वे स्वयं उन्हीं के बजाय हुए हैं, और किस तरह संगीत के प्रति और अपने गायन को लेकर और फिल्मों की प्रति उनकी जो जिस तरह की रुचि है वह सब उजागर है उनके कामों में, उनकी बनाई फिल्मों में, और अपनी कविताओं में भी वे जिस तरह से अलग अलग विषयों को उठाते हैं और जिन खास कोणों से उन विषयों को उठाते हुए पूरी कविता को एक बड़े उद्देश्य में बदल देते हैं, उसके फलक का एक विस्तार कर देते हैं, यह भी उनके कवि की एक बड़ी खासियत है। आपने आज समय निकाला और उन पर बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी और तमाम मित्रगण जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। शुभ रात्रि, नमस्कार। नमस्कार।